विनोद दीक्षित कैसे बने आप, क्या सफर रहा उसका? पिता के नाम से ही आज हमें नाम मिला है और मैं तो अपने आप को धन्य मानता हूँ कि मैंने ऐसे परिवार में जन्म लिया, ऐसे पिता मुझे मिले कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन संघर्ष में निकाला और आज अपने बेटे को जनता के लिए समर्पित कर दिया, जनता को सौंप दिया। जनता की सेवा करो और अपने घर, अपने परिवार, अपने समाज, अपने गांव का नाम रोशन करो। राजनीति का सफर आपने कैसे शुरू किया? राजनीति का सफर मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था इन चीज़ों से, बिल्कुल शौक नहीं थी। 2008 में जब विधानसभा का आरक्षण हुआ, क्योंकि हमारी विधानसभा कई वर्षों से आरक्षण थी, आरक्षण में जब चेंज हुई, प्रसीमन नया हुआ, तो उस टाइम मेरे पिता टिकट मांग रहे थे कांग्रेस से। 2008 का समय था, हम भी उस टाइम विद्यार्थी थे, अपनी पढ़ाई कर रहे थे। हमने 2009 में एनओसीआई की सदस्यता ग्रहण की और उससे ग्रामीण अध्यक्ष छतरपुर जिले के हम बन गए। इसके साथ 2011-12 में हम यूथ कांग्रेस से विधानसभा अध्यक्ष इलेक्टेड होके बने। फिर 13-14 में मेरा मन विचलित हुआ, तो मैंने 1 साल यूथ कांग्रेस की राजनीति की, फिर अपने काम धंधे, अपने परिवार वालों के साथ, अपने उनके बिजनेस में साथ बटाया। इसके बाद जब 13 में पिताजी ने दोबारा टिकट मांगी, टिकट नहीं मिली, मंडी का चुनाव हुआ, सत्ता के कारण वहाँ हमें हानि हुई। जब मैं रात में घर पहुंचा, अपने परिवार का चेहरा मायूस देखा, उस दिन मैंने ठाना था, 2014 की बात है, कि चुनाव भी लड़ूंगा, टिकट भी लेके आऊंगा और जनता की सेवा भी अब मैं ही करूंगा। मैंने अपने पिता को उस दिन वचन दिया था रात में। मेरे परम पूज्य गुरुदेव, जिनकी कृपा हमेशा हमारे ऊपर रही है, परम पूजनीय दद्दा जी से मैंने आदेश लिया। उन्होंने मुझे आदेशित किया कि बेटा तैयारी करो। तो मैं जनपद सदस्य का चुनाव 2015 करा था। मध्य प्रदेश में पहली जीत हुई थी इतनी अच्छी, जहाँ 6000 में 4500 के समथिंग हमें वोट मिले थे। इसके बाद जनपद उपाध्यक्ष में भी हमें 18 वोट मिले, अध्यक्ष भी हमने अपना बनाया। फिर ये सफर कारवां चलता गया और बढ़ता गया। संघर्ष किए, जनपद की 4 साल की राजनीति उपाध्यक्ष की पूरे क्षेत्र की जनता की सेवा की। अगर परिवार में कोई दुखद घटना हुई, अगर क्षेत्र की खबर आ गई, तो पहले क्षेत्र परिवारवाद में रहा। आज उसका परिणाम पिता के संघर्ष, पिता ने जो 30-35 साल जो क्षेत्र में सेवा की, उसका परिणाम आज हमें। चलिए, आप जनपद उपाध्यक्ष रहे, उस दौरान आपकी 540 किलोमीटर की पदयात्रा थी, वो एक बड़ा, उसी से निखर के आपका चेहरा सामने आया राजनीति में। वो क्या वाकया था और वो कैसे आपने मन में ठाना कि इतने किलोमीटर की पैदल यात्रा चलना, किसानों की सानिध्य में थी, वो तमाम मुद्दे थे उसमें? क्या है, जब हम जनपद में थे तो हमने एक बार भूख हड़ताल की। मानपुरा, पन्नपुरा एक पंचायत है, वहाँ नक्शा विहीन गाँव थे, बट सड़ेही, इन गाँवों को लेके, साथ में पानी की समस्या थी, बिजली की समस्या थी। तो इनको लेके जब हमने शुरुआत की जी, तो अधिकारियों को ज्ञापन दिया, उस पर कार्रवाई नहीं हुई, हम भूख हड़ताल पे बैठ गए। उस टाइम पे रमेश भंडारी जी कलेक्टर यहाँ होते थे। हमारी 2 दिन की भूख हड़ताल हुई, तीसरा या चौथा दिन था जब हम नहीं उठे, जब हमारी हालत बिगड़ी। इसके बाद हमें हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की, हम नहीं गए। तो
इन्होंने हमारी पूरी मांगें पूरी की। वहाँ नए हेडपम्प भी दिए, नक्शा विहीन के लिए आदेश किया और तत्काल नक्शा भी बन के तैयार होना चालू हुए। हमने भूख हड़ताल तोड़ दी, लेकिन फिर वो काम बंद हो गया। ऐसे कई गांव थे जहाँ रोडें नहीं थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी, किसानों का कर्ज माफ नहीं हो रहा था, सूखा की स्थिति थी। आधे मध्य प्रदेश के जिले सूखा घोषित हुए थे, अपने छतरपुर जिला उस टाइम पे सूखा घोषित नहीं हुआ था। जिस सब जब हम क्षेत्र में जाते थे, उपाध्यक्ष थे, तो स्वाभाविक है जनता में जाना है, क्योंकि जनपद एक वो सीढ़ी है जो नीचे से लोगों को उठाती है और प्रथम सीढ़ी के व्यक्ति की मदद करने का मौका मिलता है। तो हर प्रकार का व्यक्ति हमारे पास आते थे, उनकी हम मदद करते थे, लेकिन न हमारे पास सरकारें थी, न ऐसा कोई पद था कि जिससे हम अधिकारियों से मिलें, काम कराएं। जनप्रतिनिधि तो थे, लेकिन जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष को कोई पावर नहीं थे कि वो कोई काम स्वीकृत कर सके या कुछ दे सके। जो लड़ाई हमने चालू की, हम परम पूज्य गुरुदेव के पास गए, उन्होंने स्थिति बताई, दादा ऐसी सी बात है, आपका आदेश हुआ था, आगे चुनाव फिर लड़ना है, टिकट मिले तो सही, अगर जनता का आदेश हुआ, सबकी इच्छा हुई, हमारे साथियों की, और आपकी कृपा हुई, तो हम चुनाव में जरूर उतरेंगे। बोले बेटा अपने हिसाब से सोचो, अगर कोई तकलीफ ना हो तो दर दर जाओ, एक एक दरवाजे जाओ, एक एक घर जाओ, उनसे पूछो कि क्या वो तुम्हें पसंद करेंगे। अगर पसंद करेंगे तो हमने ठाना, हमने कहा एकदम पैदल जाएंगे। सबको कठिनाई हुई, घर परिवार में भी अचंभे में हुए कि तुम इतनी बड़ी बड़ी घोषणा कर देते हो, कहीं भूख हड़ताल, कहीं अनशन। हमने कहा हमने ठान लिया, चाहे हम अकेले निकलें लेकिन हम चलेंगे जरूर। हमने पद यात्रा घोरारी में दुर्गा माता के मंदिर से में माथा टेका, वहाँ से चालू की। जब हम घर से निकले थे तो 2 गाड़ी लेके निकले थे। जब गौरारी पहुँचे तो वहाँ पे 100-200 लोग हमें मिले। वहाँ से हमने चालू किया अपना कारवां। वहाँ पूरे गांव में घर घर गए। अगर 1 किलोमीटर दूर भी एक घर बना है खेत पे, तो लोग वहाँ भी ले गए। उसके बाद जब महाराजपुर पहुँचे तो जब वहाँ सभा थी छोटी सी, वहाँ 500-600 लोग वहाँ दिखे, तो मनोबल बढ़ा। इसी तरह 75 पंचायतों के 112 गांव में, एक छोटी छोटी गली में, एक छोटे छोटे प्रोवा में, सब जगह हम पैदल गए। हमने पूछा लोगों से, उनकी समस्याएं लिखी। उन समस्याओं को लेके 19वें दिन हम बिलेरी रात में पहुंचे और 20वें दिन हमने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया। जब वो आखिरी दिन था तो जहां हमने 20 लोगों से चालू की थी, वहां हमारे साथ आखिरी दिन तक 1000, और जब समापन पे पहुंचे तो वहां 10,000 की भीड़ दिखी। और लोगों ने ऐसा स्वागत किया हर जगह। हम तो अपने ही लिए ये पूछने जा रहे थे कि हम सेवा करना चाहते हैं आपके हमारा सहयोग करेंगे, आपकी समस्याएं क्या। लेकिन लोग ऐसे वहाँ मालाएं स्वागत करते थे जैसे हम कोई जंग जीत के आए। मन में बड़ी खुशी होती थी। उस दिन हमने उस मंच पर वचन दे दिया था कि जिस घर में हमने जन्म लिया, जिस परिवार में हमने जन्म लिया, अब वो बाद में है, पहले हमारे क्षेत्र की जनता है जिन्होंने हमें पलकों पर सजा के रखा है। कि अगर हम दिन भर पैदल चलते थे 25-30 किलोमीटर, तो हम जब जिस गांव में जाते थे वो स्वागत और सत्कार करते थे तो वो दर्द भूल जाते थे कि यार हमारे घर वाले, हमारा गांव जहां हमने जन्म लिया, वो भी ऐसा स्वागत नहीं कर पाएंगे जैसा हमें अन्य गांव और घरों में मिला। उस दिन हमने पूरे अपने 2,12,000 की विधानसभा में हमने ठान लिया था कि अब ये ही हमारा परिवार है, ये ही हमारा घर है, इनका जो निर्णय होगा वो हम लेंगे और करेंगे। आपकी भूख हड़ताल में एक मांग और थी, आंगनबाड़ी केंद्र स्थापना को लेकर, क्या हाल है उसकी? उस टाइम हमने की थी,
प्राइवेट बिल्डिंगों में चलती थी, उनका ये है कि हमें सरकारी बिल्डिंग बना के देना है। शासन और प्रशासन कुछ नियम होते हैं, कुछ समस्याएं आती हैं, तो उनने हमसे कहा, आज भी प्रशिक्षण केंद्र था वहाँ, यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र तो आज भी है, और जहाँ बिल्डिंगें नहीं थी कई जगह हमने सैंक्शन भी कराई, कई जगह बंद भी हुए। आप स्वागत के दौरान आपने बड़े मन से कहा था कि फूल माला ना देके पेन दें, क्या वाकया था, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आपको बता दें, अगर ये लॉकडाउन या कोरोना जैसी महामारी नहीं आती आज, जी जी, तो जितने भी गांव में बच्चे हैं, मैं चाहता हूं कि हर बच्चा शिक्षित हो, अपने गांव का विकास करने में सहयोग मिले। आज किसी घर में अगर पढ़ी लिखी महिला आ जाती है, बहू आती है, तो वो पूरे परिवार को चलाती है, पूरे घर को लेके चलती है, एक समझदार होती है, अपने बच्चों को भी पढ़ाती है। मेरा वही उद्देश्य था कि हर गांव का बच्चा पढ़ा लिखा हो, जिससे कि गांव के विकास में मदद मिले। आपको एक अभी बात सुर्खियों में रही कि महिला द्वारा ब्लैकमेल किया गया था, महिला ने ब्लैकमेल किया था, पुलिस ने पकड़ा पुरुष को था, आखिर एक परिवर्तन कैसे हुआ जी? ऐसा कुछ नहीं था, कई लोग इसके शिकार थे। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन का धन्यवाद देता हूं, अपने छतरपुर जिले के एसपी, अपने गढ़ी मलेरा थाने की थाना प्रभारी एसडीओपी जैन साहब, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इस ब्लैकमेलिंग के शिकार केवल नीरज दीक्षित ही नहीं हुए, इसके शिकार बहुत लोग हुए। जब मैं अपने परिवार के साथ रात में बैठा था, 3-4 नहीं, कम से कम 20 मैसेज 25 डले थे मोबाइल में। हमने देखा था कि बड़ा परेशानी व्यक्ति है जी। मैंने उससे पूछा कि कॉल कर लो, क्या समस्या है? उसने सीधा वीडियो कॉलिंग कर दी, 1 बार की 2 बार की, हमने नहीं उठाया। तीसरी बार जब आई तो मैंने दबाया तो हरकतें दिन मैंने तत्काल काट दिया, मुश्किल से 1 सेकंड भी नहीं वो चल पाई। हमने सीधे थाने और एसपी साहब से बात की, हमने कहा ऐसी, उन्होंने बताया कि रेड निशान आया है, वीडियो कॉल पे हमने कहा तत्काल देखा, हाँ उन्होंने बताया, तो बोले वो ब्लैकमेलर हैं। हमने कहा हमें 8 दिन के अंदर इनको चाहिए। उन्होंने हमसे वादा किया कि 8 भी नहीं लगेंगे, हम 7 दिन में पकड़ के देंगे। 21 तारीख की रात की घटना थी, 27 की रात को पकड़ के ले आए थे। तो ब्लैकमेल तो लड़की ने किया था ना? अब जी ना हमने देखा है लड़का था कि लड़की थी, लेकिन ब्लैकमेल वाली बात जैसी वो हरकत आई थी, सुबह एक फोन आता है कि मैं सीबीआई से बोल रहा, तो हमने फोन काट दिया, हमने वो नंबर भी दिया साहब को, उन्होंने तत्काल 2 घंटे में जानकारी दे दी, बोले फोन उठाना नहीं इस तरह के। और आज उसके जो शिकार कई लोग थे, मध्य प्रदेश ही नहीं कई जगह से हमें फोन आया कि भैया आपने बहुत अच्छा काम किया। 2-3 हमारे मित्र ऐसे साथी थे, वो भी इसका शिकार, उन्होंने तो 2-2, 4-4 लाख रुपए दे दिए। तो आज निजात मिली, वहाँ की सबको सबक मिला कि अगर ऐसी हरकत होती है तत्काल FIR कर। छात्र जीवन में आप अपने साथियों, मित्रों से, दोस्तों से कहा करते थे कि हम विधायक बनेंगे तो PA बनाएंगे, तो क्या आप विधायक बन गए? भगवान ने बनाया आपको विधायक, वो आपके मित्र साथी है कहाँ, उनको PA बनाए, मौका मिला क्या उनको? ना मैंने कभी ऐसा कहा किसी से कि मैं विधायक बनूंगा। ये सोच हमारी 2015 में जनपद में आई, क्योंकि मैं सोचता ही नहीं था कि मैं इस लाइन में आऊँगा। मेरा परिवार बहुत बड़ा परिवार है, आपको सबको पता है। मैं अपने परिवार के साथ उन जो भी काम धंधे थे उनमें हाथ बटाने लगा था, लेकिन मेरे परिवार, मेरे पिताजी, बब्बा जी सभी राजनीति में रहे। इन सब की एक इच्छा, उनका जो संघर्ष, उन्होंने, मेरे परिवार ने, मेरे पिताजी ने बहुत संघर्ष किया, और उसका परिणाम, उन सबका आशीर्वाद, परम पूज्य दद्दा जी, परम पूज्य बागेश्वर धाम महाराज जी, इन सब की कृपा से आज मैं यहाँ। चलिए, भाजपा अभी उपचुनाव के पहले भाजपा ने खूब लॉलीपॉप दिए, कांग्रेस विधायक, आपके पास कुछ आया था क्या ऑफर इस टाइप का? ऑफर तो खूब आए। कुछ लोगों ने कहा तुम्हारे नेता कौन है, उसने कहा किसे ज्यादा मानते हो। जी जी।
हमने कहा नेता तो मैं अपने क्षेत्र की जनता को मानता हूँ, क्योंकि आज जहाँ बैठा हूँ उन सबके आशीर्वाद से। लॉलीपॉप तो इतनी बड़ी बड़ी आई कि आज जिस थाली को हमने ठुकराया है वो कोई नहीं चाहता कि ठुकराए। आज मंत्री भी बना रहे थे संभाग में, क्योंकि जिस ग्रुप से हमें लोग मानते थे उस ग्रुप में सागर संभाग में 2 नेता थे, एक गोविंद सिंह जी, एक नीरज दीक्षित। क्या आपको डर था क्या कि राहुल जैसी लोधी की वहां दमोह में स्थिति हुई, आपको डर था क्या? उस टाइम डर कुछ नहीं था। मैंने बताया मेरे सरमान, मेरे पिता, मेरे गुरुदेव, मेरी जनता है। तो ना मैंने क्षेत्र की जनता से पूछा था, जब उनका आदेश मिलता मैंने धीरे धीरे पूछना चाहा, लेकिन लोगों ने मना किया। मैंने कहा नहीं, जैसा आप लोग कहेंगे। साथ में परम पूज्य गुरुदेव उस टाइम थे, तो उनसे मैंने पूछा फोन से। जी। परम पूज्य बागेश्वर महाराज जी के आश्रम भी मैं रात में गया, उनसे भी बात की। उनका साफ कहना था, और मेरे पिता जिस पार्टी से जुड़े रहे, जिसमें उन्होंने जन्म लिया, जी। उन और मेरे परिवार की इच्छा तक ही नहीं थी कि मैं कहीं जाऊं। और मेरे गुरुदेव ने जहाँ मुझे पहुंचाया है, मुझे उंगली पकड़ के सिखाया, चलना सिखाया मेरे पिताजी ने, मेरे परिवार ने मुझे इस लायक बनाया। मेरे गुरुदेव दद्दा जी और बागेश्वर धाम महाराज जी ने, दद्दा जी ने साथ दिया, यहाँ पहुँचाया। और आखिरी समय बागेश्वर महाराज के हाथों में सौंप के गए। तो वो आखिरी समय वही समय था जब वो बम्बई में अपनी बीमारी से लड़ाई लड़ रहे थे। तो महाराज जी के आश्रम हम जब गए तो महाराज जी और दद्दा जी का एक आदेश हुआ था कि बेटा भविष्य तुम्हारे हाथों में है, कोई ऐसी गलती नहीं कर देना कि जिसमें परिवार में दिक्कतें बन जाए, समाज में दिक्कत बन जाए। तो जब मैं अपने पिताजी के सामने जाता था, मैं कहता था कि भाजपा का ऑफर आया, तो उनका चेहरा देखता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। अपने परिवार के कई चाचा वगैरह हैं हमारे, सबको मेरा चेहरा देखता था तो उदास हो जाते थे कि जीवन में संघर्ष किया। मुझे विधायकी की शौक नहीं है, मैं सेवा करने के लिए गया हूँ। आपने भी देखा 2.5 साल में आज तक कोई आरोप नहीं है। जितना बनता है सेवा के लिए खड़ा हूँ। वो उस लायक बनाया मेरे परिवार, मेरे पिता ने। तो मैं उनको उदास नहीं देखना चाहता था। वो कहते कि अगर इस्तीफा दे के घर बैठना है तो मैं बैठ जाता। वो कहते पार्टी छोड़ना तो छोड़ता। जब उनका आदेश नहीं था तो मेरे लिए बड़े नेता कोई नहीं थे। मेरे लिए सिर्फ मेरे माँ बाप, मेरा परिवार, मेरे क्षेत्र की जनता ही मेरा परिवार है। उनका आदेश मेरे लिए। कांग्रेस में जिस गुट के आप माने जाते हैं, आपके वो शीर्ष नेता तो भाजपा में पहुंच चुके हैं, तो आपके लिए तो रास्ता साफ था। तो मैं वही तो बता रहा हूँ कि मेरे जो शीर्ष नेता थे वो केवल राजनीति सिखाने या समझाने के लिए थे। मेरे लिए आज जो कुछ है, 2015 में जहाँ मुझे जनपद में साथ दिया और 2018 में जहाँ मैं पहुँचा हूँ, वो मेरे क्षेत्र की जनता, जिसे मैं अपना परिवार और मैं अपना भगवान मानता हूँ, वही मेरा शीर्ष नेतृत्व है, वही मेरी जनता मेरे लिए सब कुछ है। उनका जो निर्णय होगा उससे मैं स्वीकार करता हूँ। उनका निर्णय होता, क्योंकि मैंने धीरे धीरे सबसे पूछा था, किसी की कोई इच्छा नहीं थी। जी। तो मैं इसलिए मैं किसी को कुछ नहीं मानता हूँ। मैं कांग्रेस का हूँ और कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ता हूँ, लेकिन मेरा नेता और मेरा शीर्ष नेतृत्व केवल मेरी महाराजपुर क्षेत्र की जनता है। सिंधिया जी ने कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए, क्या उनका फैसला सही है? किस हद तक फैसला सही है? इंतजार करना चाहिए था उन्हें? आप देख रहे हैं कि उनने शिक्षकों, अतिथि शिक्षकों के लिए कहा था मैं रोड पे आ जाऊंगा, किसानों का कर्जा माफ करूंगा। रोड पे तो आए, लेकिन राज्यसभा सांसद बन के आए। आपने देखा अभी मंत्री की दौड़ में चल रहे हैं केंद्र में। किसानों का कर्जा भी भाजपा ने स्वीकार किया कि 27 लाख किसानों का कर्जा कांग्रेस ने माफ किया। बचे हुए किसानों का कर्जा भी मार्च में अगर विधानसभा सत्र चलता तो बजट में देके वो भी माफ होता। लेकिन बहरूपियों ने जिस तरह से बहका के हमारे साथियों को अपने साथ शामिल किया, और जो बड़े शीर्ष नेतृत्व गए हैं
में पूरे फौज और टीम लेके जिस चीज़ के लिए गए हैं, आज क्या आपने 1.5 साल में वो मुद्दा उनके मुंह से सुना कि किसानों का कर्जा माफ हो जाए, अतिथि विद्वानों को न्याय मिल जाए? वो तो केवल खुद ऊंचे लेवल पे बैठ गए और ना उन्हें जनता की फिक्र, ना गुरुओं की फिक्र जो हमारे समाज के बच्चों को आज शिक्षित करते हैं। छतरपुर की और ऐसे कितने विधायक हैं जिनको भाजपा ने ले जाने का प्रयास किया? क्योंकि आपकी सभी से बात हुई, आपके साथियों ने डिस्कस किया सभी को था जी, लेकिन सभी को उतना दबाव नहीं चल सकता था। हम उस ग्रुप में माने जाते थे। हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी भी, दिग्विजय सिंह जी भी, सभी का सहयोग साथ मिला। हमें अजय सिंह भैया का भी मिला, अरुण यादव का भी रहा, क्योंकि सभी के सुझाव से ही मुझे टिकट मिली थी। मैं कांग्रेस का एक सदस्य बन के उतरा था, लेकिन मेरी इच्छा, मैं केवल जनता के भरोसा करता हूँ। जिस दिन मैं इस लाइन में आया था उस दिन पूरी विधानसभा के लोगों को ही अपना परिवार मानने लगा था। चलिए, आपने अजय सिंह का जिक्र किया, कमलनाथ जी का जिक्र किया, सतव्रत चतुर्वेदी की क्या भूमिका है आपकी राजनीतिक परिदृश्य में? वो हमारे परिवार के मुखिया हैं। हमने अपने दादाजी को तो नहीं देखा जी, लेकिन अपने पिता के ऊपर बरदम सतव्रत चतुर्वेदी का हाथ, वो आशीर्वाद रहा। तो चतुर्वेदी चाचा का तो बहुत सहयोग है, क्योंकि हमने तो नहीं देखा। सन 78 के करीब दादाजी का मर्डर हुआ था, तो आज सतव्रत चतुर्वेदी ने ही हमारे परिवार को उस टाइम संभाला था। जी जी, कि आज उनकी देन है कि हमारे पिता को एक हाथ मिला था, एक सहयोग मिला था कि आज वो यहाँ तक पहुँचे। आपके अभी कोरोना के दौरान आपके आरोप थे कि शिवराज सिंह जी केवल भाजपा विधायकों को तवज्जो देते हैं, कांग्रेस की हर मांग को नजरअंदाज करते हैं। क्या आपकी क्या आपने देखा होगा, छतरपुर में भी कांग्रेस विधायक हैं, महाराजपुर में भी हैं, राजनगर में भी हैं जी, लेकिन इन लोगों ने घोषणाएं तो बड़ी बड़ी की, लेकिन आप बता दो कि एक अगर ऑक्सीजन का सिलेंडर भी इनने कहीं भेजा हो, कोई बता दे तो हम माने। एक हमारे तिन्नी गांव के धर्मेंद्र लटोरिया जी हैं जी, वो एक NRI है। उन्हें मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने जहाँ जन्म लिया उसका कर्ज चुका रहे हैं, कि वहाँ कमाते हैं और यहाँ लगाते हैं। उनने कोरोना में साथ दिया, लेकिन दूसरे के तवा पर रोटी सेकना तो भाजपा से सीखना चाहिए कि उनका काम, उनकी संपत्ति उन्हें जनता को समर्पित की, भाजपा उसको रवाना करती है, उसका उद्घाटन करती है, और एक बार नहीं 3-3 बार करती है। एक 12-13 मई को मैं खुद कलेक्टर SP के साथ गया, उसके बाद नरोत्तम मिश्रा जी ने किया, परसों आपने फिर देखा कि CM भी कर रहे, तो 3 बारोपण हो रहे, क्योंकि जनता को गुमराह करना इनका काम है, के मुद्दों से भटकाना। कुछ किया तो अपना है नहीं, दूसरे के को अपना बनाना ये जानते हैं। आपने लटोरिया जी का जिक्र किया, अभी उन्होंने एक वीडियो वायरल हुआ था उनका कि अब हम जो हमने घोषणा की है वो हम वापस ले रहे हैं। क्या वजह क्या थी उनकी? जो पर्सनल मैटर पर नहीं जाऊंगा, उनका खुद का मैटर है, वो कहाँ कितना विकास कराना चाहते हैं, क्योंकि वो भी एक फाउंडेशन है, उसमें भी कई ट्रस्टी होते हैं, कई सदस्य होते हैं, उन सबका जो निर्णय होता होगा वो उनको मानना पड़ता होगा। आपकी गाड़ी के ऊपर हमला हुआ था, आपका परिवार बैठा था, क्या मामला था, उस पर क्या कार्रवाई हो चुकी है अभी तक? वो लड़के पकड़े गए थे, वो एक चोर चक्के थे जी, उन्हें पता नहीं था, क्योंकि हमारी गाड़ियाँ अधिकतर भोपाल नंबर की हैं, क्योंकि भाई हमारे सब भोपाल में पड़े हैं, तो वहाँ उन्होंने गाड़ियाँ खरीदी, वहीं रहे हैं। तो वो बहू भाई छोटे भाई आए थे, उन्हें पता नहीं था किसकी गाड़ी है क्या है। हम तो कह रहे किसी की भी होती, लेकिन जिसने ये घटना की थी वो पकड़े गए थे, उन पर कार्रवाई हुई थी गलत। वो नहीं होते, कोई और होता तो उनके साथ लूट हो जाती। गाड़ियों को लेकर जिक्र आया तो महाराजपुर विधानसभा में लोग इस बात से हैरान रहते हैं कि आखिर विधायक की कितनी गाड़ियां हैं और विधायक किस गाड़ी में चलते हैं।
चाचा की गाड़ी, पिताजी की गाड़ी, आपकी गाड़ी, आपके भाइयों की गाड़ी, तो इसमें भी लोग भ्रमित कहते रहते हैं और सभी गाड़ियों में विधायक लिखा रहता है। नहीं, कभी किसी हमारी गाड़ी में तो विधायक बहुत कम लिखा है। एक दो गाड़ियाँ जो चढ़ी हुई हैं विधानसभा में, उन्हीं में लिखा होता है। विधायक प्रतिनिधि जरूर हमारे विधायक लिखे हुए हैं, विधायक प्रतिनिधि की गाड़ियाँ हैं। जो आपको हम बताते कि बड़ा परिवार है, गाड़ियाँ कई हैं। हमारी एक आदत है कि हम सुबह जब उठते हैं तो जब नहा धो के तैयार होकर नीचे जाते हैं तो इकट्ठी एक बार में चाय जाती है। जितने लोग बाहर होंगे सबको पिलाएंगे, सबके काम सुनेंगे, और जो गाड़ी रेडी मिलेगी, पुच्छी उच्छी जो भी हो, वही उठा के चल देते हैं। कभी हमारे घर में ये नहीं है, मतभेदी आज भी नहीं है। इतना बड़ा 60-70 लोगों का परिवार है। आपको ये एहसास नहीं होगा कि कौन किसका बेटा है, कौन किसका भाई है, किसी को पता ही नहीं चलता। सब एक दूसरे के जिसका जो काम हो सब इकट्ठे लग जाते हैं, और सबका आदेश अगर एक ने कह दिया कि ये करना है और अच्छा काम होगा तो सभी उस काम को कराते हैं। चलिए, ऐसा कोई गीत जो कभी आप सुख में गुनगुनाते हो, दर्शकों को बताएं, ऐसा जानना चाहते हैं लोग हमारे विधायक खुशी के समय क्या गुनगुनाते हैं? हम कभी कुछ नहीं गुनगुनाते हैं, केवल ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारा क्षेत्र, हमारा परिवार सदैव हरा भरा रहे, सदैव खुश रहे। इसके अलावा मेरी कोई इच्छा नहीं है। संपत्ति तो बहुत लोग कमाते हैं और गंवाते हैं जी, लेकिन मैं जिस गुरु का चेला हूँ और जिस गुरु का आशीर्वाद वर्तमान में आज भी है, दद्दा जी की कृपा तो हमेशा रहेगी, बागेश्वर महाराज की कृपा है। लेकिन बागेश्वर महाराज जी से मैंने एक चीज़ सीखी है कि दूसरों की सेवा करना, दूसरों के साथ सहयोग करने से बड़ा सुख मिलता है। तो मेरा तो एक लक्ष्य रहता है, मैं अपने साथियों को खूब डांटता हूँ जब बैठता हूँ, कोई भी व्यक्ति आए अपने दरवाजे से दुखी नहीं जाना चाहिए। काम तो 10 आते हैं जी, लेकिन करा तुम एक ही दो के पाएंगे। लेकिन गुरुदेव का सदैव आशीर्वाद रहा, उनका कहना रहा कि दूसरों के दुख में अधिकतर शामिल हो और उनका दुख बांटने की कोशिश करो। लगभग 40 साल बाद कांग्रेस की उपस्थिति मालापुर विधानसभा में दर्ज हुई। आखिर क्या रणनीति रही जो अलीपुरा राजा का किला ढहा? ऐसा क्या रणनीति रही कांग्रेस की? कांग्रेस की रणनीति तो कुछ नहीं थी। उनका टिकट देने के बाद भी उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि हमारा ये लड़का जीत के आएगा जी। लेकिन जो मेरे परिवार का संघर्ष था 30 साल का, जो मेरे पिता की मेहनत थी जी, मैं आज भी देखता हूँ उन्हें कि सुबह लिस्ट बन जाती है, अगर शादियाँ हैं या किसी का बैठने जाना है तो वो हमें व्हाट्सएप कर देते हैं कि बेटा इतने में तुम जाओगे या इतने में हम जाएं। उन्हें आज भी उनके अंदर मैं अपने से ज़्यादा शक्ति देखता हूँ, और मैं युवा हूँ, इसके बाद भी वो मुझसे पहले उठ के बैठ जाते हैं बाहर, लोगों से मिलने लगते हैं, लोगों के यहाँ जाने की तैयारी हो जाती है। तो उनकी का परिश्रम ही आज मुझे यहाँ लाया है, और जो उन्होंने 4 सालों में मुझे सिखाया है, जो मेहनत मुझसे कराई है, उसका परिणाम है आज। चलिए, पार्टियों में देखा युवाओं का बहुत चलन है, कांग्रेस हो या भाजपा। आपके राहुल गांधी भी युवा हैं, आप भी युवा हैं। आखिर इसका राजनीति एक उम्र क्या है युवा होने की, लास्ट क्या है? राहुल गांधी ऐसा कुछ नहीं है। देखो, हम युवा तो आपके साथ ही हैं, तो आपको पता है, बाकी एक उम्र होती है किसी चीज की, तो वही तो पूछे क्या उम्र है? अब शुरुआत हुई है, और शुरुआत में इकट्ठे युवा निकल आए तो युवा हो गए। अगर 2-4 बार के विधायक हो जाते या उम्र के बाहर विधायक बनते, जैसे 40-45 के बाद बनते, तो युवा नहीं कहलाते 50 के बाद। लेकिन आज तो जब हम 29-30 साल में ही विधायक बन गए, तो एक युवा पीढ़ी में ही तो बने। और चलो, आप युवा मानते हैं, राहुल जी अभी युवा है क्या? राहुल जी एक युवा सोच है और युवा ही है। आप उनका काम करने का देखते हैं। अब केरल में भी ये देखा होगा आपने, कोरोना काल में उन्होंने जो मेहनत की है अपने लोकसभा क्षेत्र में, जो हम लोगों को उन्होंने मनोबल बढ़ाया है। आपने देखा होगा कि 230 विधानसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश में। आप बता दें कि एक भाजपा का विधायक आगे बढ़ के काम किया हो किसी ने?
जहाँ आए तो कांग्रेस के विधायक काम करते रहे। जी जी। सरकार नहीं भी थी, इसके बाद भी निधि से, जो घर से, जिस पे जो बना उसने वो किया। कहा जाता है कि कांग्रेस 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, तब तक कांग्रेस के विधायक खूब बम चकमचाई, क्या ऐसा है? आपने ऐसा कुछ नहीं है। अधिकारियों के साथ बैठ के रणनीति काम की बनाई, प्रेशर दिए। आज आपने देखा होगा विधानसभा में हमारे कहीं भी चले जाएं, इस छोर से उस छोर तक 75 पंचायतों में, मैं तो कहता हूँ आप देखें कि कोई ना कोई पंचायत में कुछ ना कुछ काम हो ही रहा होगा। आज नौगांव में आप घुसे तो चाहे तोरण द्वार हो, चाहे शमशान घाट हो, चाहे फुटपाथ हो, जो कभी 40 सालों में नहीं किसी ने देखा होगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मैंने वो 15 महीने में सैंक्शन काम कराए, विद प्रूफ आज भी मेरे पास है, और काम आज धरातल पे है और दिख भी रहे हैं। लोग ऐसा कहते हैं कि कांग्रेस से ज्यादा भाजपा के लोगों ने आपको वोट दिया था विधानसभा चुनाव में। भवन राजा का विरोध था, इसलिए नीरज दीक्षित विधायक बनी, सही है? अगर विरोध होता तो 38,000 वोट न मिलते, सामने वाले को भी 38,000 वोट मिले, 40,000। विरोध वो कुछ नहीं है, ईश्वर की कृपा होती है, जैसा मुकद्दर का खेल होता है, जनता का आशीर्वाद होता है जिसके ऊपर हो जाए, और उनका क्षेत्र का की जनता का जो आशीर्वाद होता है उसको स्वीकार हमें करना चाहिए। रही भाजपा और कांग्रेस की बात, तो मैं विकास के लिए दलगत राजनीति से बाहर निकल के काम करता हूँ। मैं कभी भी किसी विकास के काम में आड़े नहीं आता। अगर विरोधी कोई अच्छा विकास करता हो तो मैं सहयोग करने के लिए तैयार रहता हूँ। तो मेरा एक प्रण रहता है, अगर क्षेत्र का विकास हो या किसी परिवार का विकास हो तो उसके लिए नीरज दीक्षित सभी दलों के साथ है। बड़ा मलहरा उपचुनाव में राम सिया भारती मजबूत कैंडिडेट थे आप लोगों के नजर में। आप लोगों को राजनीति का शिकार हुए, कई बार मामले दर्ज हुए, आपके विधायक आलोक चतुर्वेदी पर कानून के ऊपर भी मामला दर्ज हुआ। क्या क्योंकि 3 दिन पहले आप लोगों को वहां से भगा दिया गया, क्या सत्ता को उपयोग कैसे किया? देखो 1-2 दिन पहले तो आना ही पड़ता है दूसरे के क्षेत्र से, लेकिन सत्ता तो बहुत देखी, लेकिन भाजपा जैसी सत्ता नहीं देखी कि जो करना जनता को होता है या जनता का जो निर्णय होता है जी, वो उसको स्वीकार नहीं करती है। जनता चाहती है कि कांग्रेस की सरकार जनता ने बनाई थी, लेकिन इनने अपने छल कपट से गिरा दी। यही माहौल था कि हम बड़ा मलहरा सीट जीत रहे थे, तो उन्होंने हमारे छतरपुर विधायक जिला अध्यक्ष जी पे केस लगाए, उन्होंने डरवाया, लेकिन उससे भी बड़ा मलहरा की जनता डरी नहीं ना, हम लोग डरे। और रही भागने वाली जो आपने बात कही, तो भागा कोई कहीं से नहीं था। चुनाव के 1-2 दिन पहले उस जगह को छोड़ना पड़ता है, चुनाव आयोग का नियम है, उसके आधार पर वहां से निकले। लेकिन कांग्रेस ने कुछ समय खूब बयानबाजी की थी कि मेरे साथ गलत हो रहा है, सत्ता का उपयोग हो रहा है। आप लोगों ने तो भैया सत्ता का उपयोग तो था ही। आप जबरदस्ती किसी को उठा लो, किसी पे केस लगा दो, तो जिसके सत्ता का उपयोग नहीं है। नहीं, लेकिन आपके विधायक ने भी एसडीओ साहब को गाली दी थी। ऐसा कुछ नहीं था। जब तुम जबरदस्ती किसी को परेशान करोगे तो ताव आएगा। आज हम गलत नहीं हैं और कोई हमें गलत कहे या हमने चोरी नहीं किया बार बार कहोगे तो डिप्रेशन में भी आदमी आएगा और प्रेशर में भी आएगा। और जो वहाँ एसडीओपी थे साहू जी, वो यहाँ कई सालों से हैं, तो ऐसा कोई जनप्रतिनिधि नहीं होगा, कोई राजनीतिक परिवार नहीं होगा जिनके उनसे पारिवारिक संबंध नहीं होंगे। तो कुछ ऐसा भी हो जाता है कि अपना समझ के किसी से कुछ बोल देते हैं लोग बात। अब वो तो धोखे धड़ा के जो भी होगा, हमने तो नहीं देखा, वो आप लोगों को पता हो, आपने देखा हो तो आप जाने, या उनसे पूछे कि उन्होंने क्या कहा। चलिए, आपकी विधानसभा में पान की खेती होती है, पूरे भारत वर्ष में पान जाते हैं, आखिर वहाँ बहुत जद्दोजहद है, पान जो चौरसिया समाज है वहाँ पान के लेकर बड़ा चिंतित है। आपके द्वारा क्या पहल की जा रही है इसमें? हमने जब उनको पान की खेती का मुआवजा नहीं मिलता था, तो कांग्रेस सरकार जब बनी थी तो हमने मांग की थी, तो उनको मुआवजा भी कुछ मिला है। और खेती को पान अनुसंधान केंद्र महाराजपुर या मलहरा बनाने की
भी मांग थी। अगर हमारी सरकार रहती तो मांग हम जरूर पूरी करा लेते अभी तक। और इसकी लड़ाई हम इस सरकार से भी करेंगे कि हमारे पान कृषकों को बढ़ावा मिले, उनकी जो भी मांगे होंगी उनको पूरा किया जाए, जिससे कि उस क्षेत्र का विकास भी हो। जी, आपके द्वारा लगातार सतत प्रयास किए जा रहे हैं महाराजपुर विधानसभा में, ऐसा कौन सी समस्या है या कौन सा बड़ा आप सौगात देना चाहते हैं महाराजपुर विधानसभा जो आपके जीवन के लिए आप सबसे महत्वपूर्ण और मानते हैं क्षेत्र की जनता को देना? मैं सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ क्षेत्र की जनता को, मेरे यहाँ पानी की बड़ी समस्या है। ना कृषि के लिए पानी है और ना पीने के लिए पानी है। तो मैंने उसकी लड़ाई लड़ी। हरपालपुर नगर में तो ये व्यवस्था थी कि मैं जब जाता था तो देखता था कि लोग पानी के लिए परेशान होते थे, सुबह रात जगते थे। लेकिन ईश्वर की कृपा हुई कि नवंबर में 18-19 में इस योजना को स्वीकृति मिल गई। तो हरपालपुर तो हुआ जा रहा हमारा, लेकिन पूरे क्षेत्र में ना तो कृषि के लिए पानी है। अगर कृषि के लिए पानी हम कर देंगे तो हमारे यहाँ खेती एक अच्छा और बड़ा धंधा बन जाएगी, जिससे कि लोगों को और क्षेत्र का विकास भी होगा। दूसरा, एक भी औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। सरकारी ज़मीनें कई जगह पड़ी हैं, हमने निकलवाई भी थी, लेकिन ना तो ईश्वर की कृपा हो रही है ना माननीय मामा जी की कि इस क्षेत्र में एक उद्योग धंधा डालें, जिससे कि वहाँ के लोगों को रोजगार मिले। क्योंकि हमारे यहाँ के मजदूर अधिकतर पलायन करते हैं, बाहर जाते हैं। मैं पूरा प्रयासरत रहता हूँ कि चाहे रोजगार गारंटी हो, चाहे विधायक निधि हो, चाहे कोई भी निधि हो, उससे क्षेत्र की जनता को काम मिले, जिससे कि वो वहाँ रोजगार करें, वो वहाँ अपने सेवाएं दें, वो वहाँ उन्हें रहना पड़े। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। मैं इस प्रयास में हूँ कि वहाँ एक अच्छा रोजगार का कोई धंधा खुल जाए और पानी की व्यवस्था हो जाए कि लोग जो बाहर जाते हैं वो रुक जाएं, वहाँ खेती करें, अपने परिवार के साथ रहें, और साथ में कोई उद्योग होगा तो जिनके पास खेती नहीं है, बेरोजगार हैं, उनको एक रोजगार मिल जाएगा। चलिए, पलायन का बहुत बड़ा मुद्दा बुंदेलखंड में आपके द्वारा ऐसी क्या पहल की जाती है? क्योंकि ज्यादातर आदमी, अभी कोरोना तो आ गया, लेकिन उसके पहले देखा होगा गांव के गांव खाली रहते थे। हम बड़दम सोचते हैं कि एक उद्योग क्षेत्र बन जाए या कोई फैक्ट्रियां हमारे यहाँ आ जाए। लवासी के पास जमीन है, नौगांव के पास भी सरकारी जमीन है जी, कई जगह डली हुई है, तो वहाँ एक कोई उद्योग खुल जाएगा तो लोगों का पलायन बंद हो जाएगा और अपने घर में ही लोग रह के अपने परिवार के साथ रह के ही काम कर सकते हैं। आपका परिवार बड़ा है तो कई, आप जैसे साली में कई लोगों को ताव भी आता है। अभी महाराजपुर गड़ी मेला में एक मामला आया था हरिजन नेट को लेकर, हरिजन नेट था परिवार के ऊपर, कोई दवा बनाकर गवाया हुआ, क्या मामला? ऐसा कुछ नहीं है, आज भी केस चल रहे हैं और लगे रहे। जब बर्तन ज्यादा होते हैं जी, और जब हमने धोते हैं, डलिया में रखते हैं तो बचते हैं। तो एक पारिवारिक बर्तनों की तरह है, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई ज्यादा आवाज करता है, कोई कम करता है। तो ज्यादा आवाज वाले लेकिन मारा किसी को कुछ नहीं था, ये सब झूठे हैं। हाँ। जिस व्यक्ति ने FIR की थी वो एक षड्यंत्र बड़ा था, और मैं तो कहता हूँ अगर वो सही है तो कार्रवाई हो। अगर मैं भी कहीं गलत होता हूँ या मेरा कोई भाई या परिवार का सदस्य, खुल के कहता हूँ कि उसके ऊपर कार्रवाई करें, क्योंकि मैं गलत का साथ कभी नहीं देता। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। अगर कांग्रेस सिर्फ पेट्रोल डीजल के लिए बैलगाड़ी पर चल के तीसरी कर लेता, अगर कोई बड़ी पहल क्यों नहीं करती कांग्रेस? कांग्रेस क्यों नहीं करती है? आपने देखा गैस भी आज बढ़ी है, सिलेंडर तो घर घर दिए, फ्री देने की योजना बनाई, लेकिन गैस के दाम दोगुने किए। आंदोलन करते हैं, अनशन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हिटलर शाहियों की जब सरकारें होती हैं तो उन्हें न जनता का दुख समझ में आता है, उन्हें तो केवल अपना दिखता है कि हमारा पेट कैसे भरे, हमारी पार्टी के महल कैसे खड़े हो जाए। अब देखते होंगे कि हर जिले में भाजपा ने बड़े बड़े कार्यालय बना दिए। दिल्ली में बहुत आलीशान कार्यालय बना, इनकी जरूरत नहीं थी। केवल आज जो मूल वृद्धि का मुद्दा है, इसकी जरूरत है कि इस कोरोना जैसे महामारी में आप 2-2, 2.5 महीने लॉकडाउन रखते हैं, लोगों का रोजगार बंद है, लोग घर पे रहते हैं तो उन्हें खाने को गैस तो चाहिए, सिलेंडर तो जलाने को चाहिए अगर पेट्रोल डीजल से नहीं चल रहे। लेकिन आदमी मजबूर है और भाजपा समझ गई है आदमी की मजबूरी। जी।
कि वो बिना जाए मानेगा नहीं। आजकल आपने गैस की आदत डाल दी, पहले चूल्हे से रोटी बनती थी, आज भी हमारे गांव में हम कई जगह बनती है, लेकिन लोगों ने वो माने भाजपा के बड़े नेताओं ने स्कीमें लाए, योजनाएं बनाई। आपने योजना तो बना दी, एक बार सिलेंडर दे दिया, लेकिन दूसरी बार उस व्यक्ति को क्या बीत रही, क्योंकि अब उसकी आदत में हो गया कि हमें तो गैस से रोटी बनाना। तो ये किसी की मजबूरी नहीं समझते हैं, ये केवल अपनी हिटलरशाही पे काम करते हैं, और इनका जो निर्णय हो जाए, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, उसको बदलना नहीं चाहते। प्रद्युम्न सिंह और आपके बीच में बहुत याराना संबंध थे, अभी भी है क्या? देखो, एक राजनीतिक संबंध अलग होते हैं, एक पारिवारिक संबंध अलग होते हैं जी। तो वो चाहे कांग्रेस में रहे हो या इसमें, हम एक गुरु भाई भी हैं, परम पूज्य दद्दा के शिष्य हम भी हैं, वो भी दद्दा को बहुत मानते थे। तो एक परिवार के संबंध हमारे अलग थे। राजनीति में जहाँ बात आएगी तो हम उनका विरोध करेंगे, वो हमारा करते हैं, और जब परिवार का मैटर होगा पर्सनल, तो वो बात अलग होती है। किसी का भी आप उठा के देख लें, हमारे संबंध प्रद्युम्न से नहीं है, उनके परिवार से है, उनके तीनों भाइयों से, दोनों भाइयों से हैं। माता राम को हम माता राम मानते हैं। तो रही चुनाव की बात, तो जब आमने सामने चुनाव होगा तो हम विरोध भी करेंगे, तो दम से लड़ाई लड़ी है हमने, क्योंकि वो पार्टी का काम है, पार्टी की सेवा करना हमारा धर्म है। चलिए, कमलनाथ सरकार में आरोप हमेशा कांग्रेस पर लगे हैं, ट्रांसफर और रेत दोनों में कांग्रेस शामिल रही, विकास की जगह इन दो मुद्दों पर कांग्रेस ज्यादा नहीं दे सकती रही। आप आजकल देख रहे हैं कि छतरपुर में पिटपास जारी नहीं हो रहे, इसके बाद भी रेत के ट्रैक्टर भरे दिख रहे हैं। विरोध भी हम लोग खूब करते हैं, तो जो ट्रैक्टर के ड्राइवर और जो लेबर रहती है वो कई बार रोने आ जाती है दरवाजे पे कि हमें रोजगार तो वहीं से मिलता है, या तो नंबर 1 में कराओ। लेकिन भाजपा के शासन में पहले भी आपने देखा बड़ी बड़ी कंपनियां आई बाहर की, और नंबर 2 का काम खूब चला, खूब रेत चली। आज भी वही कर रहे हैं। कमलनाथ साहब ने तो एक नीति बनाई थी कि अगर काम हो तो उसका पैसा शासन में जमा हो, जिससे कि हम जनता की सेवा में उसको खर्च कर सकें, क्षेत्र के और मध्य प्रदेश के विकास में उस पैसे को लगा सकें। तो उनकी बनाई हुई योजनाएं थी। आज फिर उसको जो बंद करना चाहते हैं, या आप देख रहे हैं कि आज 6 महीने जाना 4 महीने से सुन रहे हैं कि यहाँ पर पास जारी नहीं हो रहा है, उसके बाद ही भरे ट्रैक्टर मिलते हैं ओवरलोड। मैं तो कई बार लिख के दे चुका हूँ कि इसका विरोध करूँगा, लेकिन इस सरकार में पूरा प्रशासन भ्रष्ट है, और जल्द से जल्द इसका बहुत बड़ा आंदोलन होगा। अब देखते जाइए कि आगे होता क्या क्या है और क्या क्या हम करवाते हैं। चलिए, यहाँ इसके पहले कलेक्टर मोहित बुंदस रहे, उनका बड़ा विरोध रहा कांग्रेस विधायकों में, लेकिन आप उनका हमेशा सपोर्ट करते रहे, आपके 1-2 बार इंटरव्यू भी लोग आए हैं सामने। क्या ऐसी क्या वजह रही कि आप लोकप्रिय रहे और विधायकों से उनका? ऐसा कुछ नहीं है, अपनी अपनी सोच होती है लोग की। हमारा रहता है कि संबंध जिस बन जाते हैं तो संबंध केवल एक बार बनते हैं, और बनाने में तो संबंध हो या अपना खुद का जो भी है, माने अच्छाइयाँ बुराइयाँ, आप एक बार कई सालों में बना पाएंगे। संबंध हुए, अच्छाइयाँ क्षेत्र में आपकी तारीफ होगी, लेकिन अगर डूबने के लिए केवल 1 सेकंड ही बहुत होता है, एक बात बहुत होती है। तो हम कभी भी नहीं चाहते हैं किसी का हम बुरा करें। हम उनसे जब मिलते थे तो हम कहते थे कि काम करते रहो यार, डॉक्टर साहब आप यहाँ हो, आप चले जाओगे, लेकिन हमें जीवन भर यहाँ रहना है। आप काम नहीं करोगे, हमें जनता की बुराई सुनना पड़ती है, हमें क्षेत्र में जाना है। लेकिन उनने जो ज़रूरती चीज़ें हुई, जो भी हुआ, हम जब भी बैठे हमने कोई भी फाइल दी तो ऐसा नहीं है कि मना किया हो। और आपको पता है कि जनता के अधिकतर काम तहसील, कलेक्ट्रेट के बहुत कम आते, तहसील, थाने और नगर पालिका, इनमें ही अधिकतर रहते हैं। तो संबंध बने थे, कभी मौका पे काम आते थे, हमको भेजते थे, वो कर देते थे ऐसा। चलिए, नौवा में अजय दौलत तिवारी युवा नेता हैं, आप ऐसे ही खबरें हमेशा आती हैं कि आपकी उनकी पटरी नहीं खाती है, क्या वजह है, क्यों? ऐसा कुछ नहीं, वो हमारा परिवार है। लोग भ्रम फैलाते हैं। हमने आपको बताया ना कि परिवार में बर्तन की तरह होते हैं, तो नाराजगी कभी किसी की होती है, कभी हम उनसे होते हैं, कभी वो होते हैं, कभी हम उनके मनाते हैं। बड़े भाई हैं,
ये सब चलता रहता है, ये परिवार के अंदर की बातें हैं, और परिवार आपका भी है, तो एक ये इस चीज़ों को हम ओपन नहीं करते हैं कि हमारे परिवार में क्या हो रहा है। सदगत जी ने अपने बेटे को राजनगर विधानसभा में उतारा था, निर्णय सही था सापा से उतारना, लड़ना उनका चुनाव? जो उनका स्वयं का निर्णय था, इस पर हम कुछ नहीं कहें क्योंकि वो हमारे परिवार के मुखिया हैं। लेकिन क्या लगता है, क्योंकि अब देखा जाए सदगत जी मध्य प्रदेश का नहीं पूरे देश के बड़े चेहरा के रूप में थे, 10 जनपद तक उनका नाम था, लेकिन अब वो अचानक कहां से कहां पहुंच गए राजनीति से संन्यास लेके? मैं उनके व्यक्तिगत जीवन पे व्यक्तिगत कुछ नहीं बोलूँगा, आप जो उन्हीं से पूछ सकते हैं जाके, क्योंकि उनसे मैं कुछ सीखता हूँ जी, और उनके बारे में बोलने की मेरी ताकत नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़े हैं और परिवार के हमारे मालिक हैं। बक्सवाहा में जंगल काटे जा रहे हैं, एक कंपनी को वहां पर अनुमति दी जा रही है हीरा उत्खनन करने की, आप इसको विकास की दृष्टि से देखते हैं या गलत मानते हैं इसे? दोनों हैं, कहीं विकास भी होगा कहीं गलत भी होगा। अब इतना बड़ा जंगल काटेंगे तो लगाएंगे कहाँ, क्योंकि हर जगह इतनी जमीनें नहीं पड़ी जी। मैं तो एक चीज और कहूँगा, तो जंगल की बात है, आपने 4 लाइन बनाई, पेड़ कटे, मैं रोज निकलता हूँ उस रोड से, और आजकल पेड़ लगाए भी जा रहे हैं 2-2, 4-4 फुट के, लेकिन उनको रखाने की व्यवस्था नहीं की जा रही है। बकरियां और गाय जानवर जो भी हैं उनकी पत्तियां खाते हैं, उनको तोड़ देते हैं। तो लगाने इसीलिए उसका विरोध है कि आप लगाते तो हैं लेकिन उनको रखाते नहीं हैं, उनमें पानी डालने की व्यवस्था नहीं करते हैं। तो पहले उनकी व्यवस्था करें, इसके बाद ही जंगल को जो भी है विकास है। लेकिन मैं तो गलत मानूंगा कि पहले हमें उतना बड़ा, क्योंकि आपने देखा इस कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमियां हुई इस पर्यावरण में। आज वृक्ष काटने से, आप छतरपुर में देखते हैं कितनी हरियाली होती थी एक समय, आज कहीं पेड़ पौधे नहीं मिल रहे जी। मैं तो नौगांव के ग्रीन मिशन को धन्यवाद देता हूँ कि नौगांव में बराबर संपर्क में रहते हैं, वो अच्छी मेहनत करते हैं और वृक्षारोपण करते हैं। ऐसी ही टीम हर जगह बने कि पहले उनको रखाएं। पिछली साल गर्मी में पानी की दिक्कत थी, लेकिन नौगांव ग्रीन मिशन वालों ने स्वयं अपनी गाड़ियों से जा जाके और पानी ले जाके पानी डाला, तो आज वहाँ हरे भरे पेड़ भी दिख रहे हैं, अच्छा भी लगता है रोडों पे। तो इसी तरह पहले जो कंपनी है उसको पहले पेड़ तैयार करने चाहिए अगर हो सके, इसके बाद काम लगाना चाहिए। लोग कहते हैं विकास भी होगा हानि भी होगी, लेकिन हानि ज़्यादा होगी, विकास तो अपनी जगह है। और आपने देखा है कि आज 70वां साल है भाजपा का, इन्हें विकास की राह पे कौन सा ऐसा काम कर दिया कि इस क्षेत्र का विकास हुआ। लोग परेशान हैं, पीने को तो पानी तो दे नहीं पाते हो, तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं विकास की। मैं जब भी मुद्दे पे बैठता हूँ, किसी से चर्चा करता हूँ, या किसी नेता के घर जाता हूँ या सीएम से मिलता हूँ, तो मेरा केवल एक ही मुद्दा रहता है, एक ही बात रहती है कि क्षेत्र के विकास के लिए मुझे पानी चाहिए, जिससे कि मैं जो वहाँ निवासित लोग हैं वो अपनी खेती कर सके, लोगों को मजदूरी मिल सके और क्षेत्र का विकास हो सके। चलिए, आपने कहा था कि सीएम साहब नहीं सुनते शिवराज जी, यहाँ का प्रशासन सुनता है आपकी? जी, आप स्वयं जानते हैं कि प्रशासन कैसा है आज की समय। जब भ्रष्ट नेता ऊपर बैठे तो नीचे और भ्रष्ट होते हैं। सुनने को तो किसी की कोई नहीं सुनता है, लेकिन जिसके साथ जनता खड़ी रहती है और जहाँ जनता होती है, अच्छे अच्छे धुरंधर सुनने को तैयार हो जाते हैं और झुकते हैं। रही प्रशासन की बात, तो मैंने कभी आज तक गलत काम के लिए किसी से ना कहा होगा ना कहते हैं। जो सही काम होंगे उनको हम कराने की कोशिश करते हैं, वो जब नहीं सुनते हैं तो सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो टेढ़ी से निकाला जाता है। तो जनता को जब हम खड़ा कर देते हैं तो अपने आप सुनेंगे और काम करेंगे, वो करा के हम जानते हैं। चलिए, यहाँ नायब तहसीलदार हैं अंजू लोधी, छोटी बात है, लेकिन छतरपुर विधायक द्वारा उनके ट्रांसफर के लिए लेटर लिख दिया गया। यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के द्वारा भी लेटर जारी किया गया कि उनको हटाया जाए। आप ऐसी बात करते हैं, लेकिन भाजपा के सांसद ने कलेक्टर और राजेश प्रजापति ने लिखा था, क्या हुआ? भाजपा में नेता या जनप्रतिनिधि की नहीं चलती है, प्रशासन खुद मालिक होता है, क्योंकि बड़े जो ठग ऊपर बैठे हैं ठग इनकी जेब में जेब भरते हैं, इसलिए
तो सीधा सिस्टम नीचे से ऊपर का रहता है और उन्हें ना जनता से मतलब है ना उन्हें जनप्रतिनिधियों से मतलब है, सीधा बड़े नेताओं के संपर्क में रहते हैं। तो ऐसे में तो छोटे नेताओं का जनाधार धीरे धीरे घट रहा है ना, क्योंकि जनता फिर आपके पास क्यों आए, किसी के प्रशासन के पास जाए। भाजपा समझे, क्योंकि उनके भी तो नेता होंगे, वो भी तो जनता की सेवा करना चाहते हैं कि सीधी रसमलाई खाना चाहते हैं। आज आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है, आपने कोरोना काल में 2 महीने चला पूरा, 15 अप्रैल से 15 मई, क्या 25 मई तक समझो, आपको कोई एक नेता निकलता देखा किसी विधानसभा में? अब बता दो हमें। नहीं, यही यार भाजपा की कांग्रेस पर है कि कांग्रेस का नेता कहाँ दे? हम लिखे, आपको स्कीम मिलेंगी। आलोक चतुर्वेदी जी ने मशीनें भेजी, आपने स्वयं मदद कराई लोगों की। तो ऐसा नहीं है, यहाँ छतरपुर में ऑक्सीजन का बैंक खोला गया, चतुर्वेदी जी के द्वारा स्वयं के पैसों से मशीनें मंगाई गई। हमने भी कई लोगों को भर्ती किया अस्पताल में, हमारे खुद के लड़के खड़े होकर काम कराए। तो ये कहने का उनका तो बता दो हमें कि एक काम किया। हाँ, मैं मानूंगा जरूर कि कुछ ऐसे लोग हैं कि जो दूसरों के स्वार्थ के लिए काम करते हैं, लेकिन कुछ क्या पूरी भाजपा में हमें तो कोई नहीं दिखता कि जो निकलता। 80 मशीनों का कहा था छतरपुर में देने को, एक मीटिंग में आप दागी कि 80 मशीनें प्रशासन देगा, शासन देगा, एक आई क्या? उसके बाद मैं भी आपदा की बैठक में नहीं गया, क्योंकि कहते कुछ है करते कुछ है। तो आपको बता दें, इनका कहना कुछ होता है, करते जो कुछ रहते हैं, केवल इनका दिखावा ज़्यादा रहता है, मुद्दों से भटकाना ज़्यादा होता है। अच्छा काम एक भी नहीं करेंगे, लेकिन अगर दूसरा व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसके खिलाफ में भटकाएंगे लोगों को और दूसरी चीज़ लेके आएंगे कि जिससे वो भटक जाए। चलिए, बरेली में थर्मल पावर प्लांट आना था, पर्यावरण की दुहाई देकर उस पर रोक लगाई गई थी। अब इतना बड़ा बक्सवाहा जो जंगल काटा जा रहा है, आखिर जेबी प्रोजेक्ट कहाँ का, वो प्रोजेक्ट की क्या स्थिति है अभी? प्रशासनिक जे प्रोजेक्ट तो सैंक्शन हो गया था दूसरा, जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, प्रियव्रत सिंह जी मंत्री थे, तो आलोक चतुर्वेदी जी ने जो मुद्दा उठाया था, हम भी उसमें साथ थे, नाती राजा भी थे, बबलू भैया भी थे। तो इसमें सूर्य ऊर्जा का प्लांट बनाने की बात आई थी, कोई कारण ऐसा आया था कि जो नहीं हो पा रहा था, तो वही चालू हो जाए। तो अब अगर कांग्रेस की सरकार रहती तो आज तक काम चालू हो जाता, अब वही आगे चालू हो जाए तो ईश्वर जाने, क्योंकि जिस सरकार कहती कुछ है करती कुछ है, केवल घोषणाएं ज्यादा सुनी होंगी आपने, काम का। चलिए, मेडिकल कॉलेज को लेकर यहाँ पे भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रेस विज्ञप्ति अपनी अपनी जारी करते हैं, आखिर है क्या इसकी सिरे? क्योंकि उद्घाटन सीएम साहब ने इसकी घोषणा की थी, लेकिन कांग्रेस सरकार आती उसको अटक गया था। आप हमें ये बताएं, उद्घाटन कब हुआ था? नहीं, सैंक्शन तो नहीं, सीएम साहब ने किया था, कब हुआ? लेकिन 15 महीने तक वो पालन की रही। आपको बताएं, उद्घाटन का मुद्दा सामने आया था जी, लेकिन उसके बाद 1.5 साल 1 साल कोई काम नहीं हुआ। कोई भी सरकार जब बनती है जी जी, तो 5-6 महीने में योजनाएं बनाती है, लाती है। जब हम लोगों ने वहाँ इसकी जानकारी मांगी तो इसका नाम पटल पे था ही नहीं पहले। जब केवल चुनाव जीतने के लिए लॉलीपॉप जनता को दी गई थी छतरपुर की, लेकिन हमारे क्षेत्र की जनता समझदार थी तो उसने उसको समझा। इसका मुद्दा आलोक चतुर्वेदी जी ने भी उठाया विधानसभा में, हमने भी लगाया था साथ में, बबलू भैया ने भी उठाया था, प्रदुम ने भी उठाया था, नाती राजा ने भी उठाया था और राजेश ने भी उस टाइम पे उठाया था जब सरकार बन के गई थी। क्योंकि 6 विधायक में केवल नाती राजा पुराने थे, बाकी सब नए थे। सब ने इस मुद्दे को लेकर चर्चा की थी, बात सामने आई थी, लेकिन सरकार गिरी। जब उसको हम ले रहे थे, जब विधानसभा सत्र चला तो दोबारा मार्च का उसमें स्वीकार हुई है। इनने कहा था कि हम 2 महीने में इसका टेंडर लगा के देंगे, नरोत्तम मिश्रा जी के स्वयं के बयान थे। आज तक क्या टेंडर हुआ है? अब जमीन देख रहे हैं वो भी विवादित है। अब दूसरों को तो मेडिकल कॉलेज दूसरी जगह ले जाते हैं यहाँ का, लेकिन जहाँ जरूरत है, क्योंकि यहाँ से झांसी 130 किलोमीटर दूर है, सागर 150 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ का हॉस्पिटल आप दूसरी जगह ले गए अपनी विधानसभा, क्योंकि आप यहाँ की प्रभारी मंत्री थे उस समय। आज हमारे क्षेत्र को सबसे ज़्यादा जरूरत है मेडिकल कॉलेज की। अगर वो खुल जाएगा तो मरीजों के साथ साथ यहाँ के बेरोजगारों को भी रोजगार मिलेगा। तो आपको बता दें
कि जो कहते कुछ करते कुछ, विधानसभा में आज भी इनके लिखे हुए शब्द, बोले हुए शब्द है कि 2 महीने के अंदर हम टेंडर डालेंगे, लेकिन आज तक नहीं हुआ। इसका मुद्दा हम लोग फिर उठाएंगे और दमखम से उठाएंगे अब की बार, और कोशिश करेंगे कि जल्दी स्वीकृत हो। कोरोना की महामारी लगातार 1 साल से पूरा प्रभावित किए हुए हैं। यहाँ कमर व्यवसायियों की भी तोड़ दी, गरीब की हालत और खराब है। आखिर ऐसा क्या विजन है जो एक लोगों को उसमें एक लाइन में ला पाएंगे आप? एक देखो, सरकार अगर हमारी होती तो आपसे बताते कि मुख्यमंत्री तो केवल अपने सत्ताधारी विधायकों की मदद करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें दोबारा चुनाव दिखता है कि हम सरकार में आए। लेकिन ये काम कमलनाथ जी भी कर सकते थे, खरीद फरोख्त, लेकिन सरकार इस ढंग से नहीं बनानी थी। हम 114 थे सरकार में, हम 15 महीने रहे, हम भी किसी न किसी को तोड़ सकते थे, बना सकते थे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री। लेकिन जो चलन इनने चला है विधायक खरीद फरोख्त का, हर जगह का, हमारे साथियों को या अन्य दल के साथियों को बहका के ले जाना, तो जो केवल सत्ता का सुख तो लेना चाहते हैं, क्षेत्र का विकास कराना नहीं चाहते। यही कई कारण ऐसे हैं जो सामने आए। कमलनाथ का एक थीम थी, एक प्रोजेक्ट था गौशाला, हर गांव में गौशाला खुलवाने का। वो प्रोजेक्ट आखिर अब भाजपा सरकार में क्या गति पकड़ रहा है? हम बताएं, जो उस टाइम पर स्वीकृत करके गए थे केवल उतनी ही गौशाला बनी है। अभी इनने विधानसभा सत्र में कहा था 1000 गौशाला फिर बनाएंगे। खुद भाजपा ने बजट सत्र में कहा था, लेकिन आज तक नई एक भी स्वीकृत नहीं हुई। मेरी विधानसभा में मैंने स्वयं 21 की फाइल कराई थी, आज वो 21 ही चालू है, काम उनमें हो रहा है। उसके अलावा नई एक भी नहीं बन रही है। मैंने अभी बात की थी जिला सीओ से एक दिन, क्या नई गौशालाएँ बनेंगी तो उनको की फाइलें बनवाओ, सरपंचों से बात करूं। बोले भैया आएंगी नहीं है, नई जब आएंगी तो स्वीकृत होंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भाजपा दे पाएगी, क्योंकि ये तो एकदम रोती है कि बजट ही नहीं है। इतनी इनकम होने के बाद भी, चाहे दारू हो, चाहे डीजल का टैक्स हो, पेट्रोल का टैक्स हो, चाहे बालू का पैसा आया हो, राजस्व आप ले रहे हैं, इसके बाद भी आप कहते हैं कि पैसा नहीं है, तो कहाँ डाल रहे हैं? नहीं, लेकिन वो तो कहते हैं कमल सरकार आई तो कर्ज में हमें दबा के चलेगी। आपको स्वयं पता है, आपने खुद मीडिया में चलाया है कि शिवराज सिंह ने कितना कर्ज लिया है। पहले भी लेते रहे, आज भी वो ले रहे, तो कर्जा वो लेके छोड़ गए थे साहब। हमें तो 1 साल का मौका ही मिला है, हम कर क्या सकते थे, जिसमें 3 महीने आचार संहिता की चलेगा लोकसभा की। तो 1 साल में ऐसा कोई सरकार नहीं है जो खुद भगवान नहीं है कि सब बना लें, उसमें भी समय लगता है। और आप तो 17 साल से बैठे हैं, तो आप बताएं ना कि आप क्यों कर्ज लेते हो, क्यों नहीं चुका पा रहे हैं। चलिए, महाराजपुर विधानसभा 3 भागों में बटी हुई, अलग अलग, वहाँ का देखा जाए तो टेस्ट भी अलग अलग है। गढ़ी में लहरा, महाराजपुर, एक बेल्ट नौगांव, दूसरी अलीपुरा, हरपालपुर पहुंचती है। कैसे मैनेज करती हैं, क्योंकि विधानसभा का टेस्ट बहुत अलग है आपकी विधानसभा का? विधानसभा का टेस्ट अलग नहीं है, लोग अच्छे लोग वहाँ रहते हैं। और मैं जब सुबह निकलता हूँ घर से तो पहले एक लिस्ट देखता हूँ कि आज के प्रोग्राम तो नहीं है जी। मैं सुबह 8 बजे से 11 बजे तक बैठता हूँ वर्धमऊ में, जो महाराजपुर और गढ़ी मलेरा सर्कल को कवर करता है। तो मैं पूरे क्षेत्र को पता है कि सुबह का समय 10-11 बजे तक गांव में रहने का है। तो वहाँ लोगों की हम समस्या सुनते हैं, सुलझाते हैं, निपटाते हैं। उसके बाद 12 बजे से या 1 बजे से जितने दिन क्षेत्र में हूँ, तो नौगांव में कार्यालय बना के रखा है, उसमें बैठता हूँ, वहाँ लोगों की समस्या सुनता हूँ, निपटाता हूँ। तो एक है कि दोनों क्षेत्र कवर हो जाते हैं। और क्या ये जरूरी नहीं है कि क्षेत्र दूर दूर है। कल सुबह गाड़ी उठे सिंहपुर से चालू हो टटम से हरपालपुर तक चली जाए। जैसे अभी निमंत्रण हुए थे, एक दिन 22 हुए, लेकिन कोशिश ये रहती है किसी के दरवाजे पे पहुंचूं, चाहे जो व्यक्ति बुलाए उसके घर पहुंचूं, उसका मान सम्मान रखूं। तो चाहे वो हरपालपुर क्षेत्र में हो या टटम में या सिंहपुर में, जाता सबके यहाँ। तो इससे भरपूरी हो जाती है लोगों की, और दिल को खुशी भी होती है कि सुख दुख में मैं पहुंचा लोगों को। चलिए, वर्धमऊ का दीक्षित परिवार राजनीति का बैकग्राउंड बहुत पुराना रहा, उस विरासत को आपने आगे बढ़ाया, चाहे व्यवसाय का क्षेत्र हो या राजनीति का।
दोनों जगह न्यू कढ़ाई स्थापित किया अपने आप को, ऐसा क्या रहस्य है? ऐसा कुछ भी रहस्य नहीं, परिवार संतों की कृपा है। आपको बता दें कि आप जो कह रहे हैं विरासत है राजनीति की, तो ना मेरे परिवार में कोई विधायक बना कभी, ना सांसद बना। लेकिन पुरानी राजनीति है, आपको उर्दमा का दीक्षित परिवार लंबी, लेकिन मैं आपको बता दूं, जनता की सेवा करने का एक जज्बा मेरे दादा मेरे पिता में था। उनका एक मकसद था कि क्षेत्र की जनता की सेवा करूं, विकास कराऊं। तो वो जनता की सेवा करते रहे। विरासत में मुझे कुछ नहीं मिला, ना मेरे पिता को कुछ मिला था। उनका संघर्ष, उनकी मेहनत ही मुझे आज 10 साल 8 साल की राजनीति में यहाँ लेके आई। उनने 30-35 साल की, मैंने 6-7 साल की, 8 साल। तो उनका संघर्ष और मेरे पूर्वजों का की कृपा व आशीर्वाद है कि जो मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मंडी का चुनाव आप लोग हार गए थे, विधानसभा का जीते, आखिर ऐसा गलत फिर कैसे बैठा? ऐसा नहीं है, मंडी हारे थे, समय होता है जनता का, कभी कभी जो निर्णय होता है स्वीकार करना चाहिए जी। हारे थे या सत्ता ने हराया था या जो भी है, लेकिन आज जो जीते हैं, जनपद भी जीते, आज यहाँ पहुँचे, तो जनता का निर्णय उनकी सेवा करना जी। और मेरे पिता, मैं शुरू में बता चुका हूँ आपसे कि गुरुदेव परम पूज्य दद्दा जी, परम पूज्य बागेश्वर महाराज जी की कृपा, मेरे परिवार का संघर्ष आज यहाँ तक जिस परिवार को लेके आया है। मैं आपको बता दूं कि मेरे चाचा हैं, अशोक चाचा, प्रमोद चाचा, पिताजी, इन लोगों ने ट्यूशनें पढ़ाई, बच्चों को पढ़ाया। मैं छोटा था, मैं देखता था, ये नीचे के मकान था, बन गया था, मुझे ध्यान है थोड़ी थोड़ी। सुबह 5 बजे से शाम के 6 से 7 बजे तक पढ़ाते थे। तो मैंने बहुत दिन भी उनके देखे हैं कि पानी पी या चाय भर पी और पढ़ाते रहे। तो आज उन्होंने जो मेहनत की, मैं तो अपने आप में गर्व करता हूँ कि मैंने ऐसे परिवार में जन्म लिया जिसने जीवन भर दूसरों के सुख दुख में साथ दिया और संघर्ष किया और आज यहाँ तक पहुँचे और मुझे यहाँ तक पहुँचाया। चलिए, हमें भी थोड़ी थोड़ी ध्यान है कि उर्दमऊ में एक नकल का सेंटर चलता था, क्या वो अभी पहाड़ में था? कुछ एक बहुत लंबी सा अर्सा, ऐसा कुछ नहीं था, मुझे तो नहीं है ध्यान, क्योंकि मैं बहुत छोटा था जी। और मुझे ना ये चीज़ें पता है। हाँ, हाई सेकेंडरी स्कूल खोला था इनने, नकल का मुझे कुछ पता नहीं कि था कि नहीं था। सेंटर हुआ करता था, सेंटर में भी केंद्र अध्यक्ष शासकीय बनता है, और उस टाइम पे क्या रहा क्या नहीं रहा, मैंने कभी पुरानी बातें अपने परिवार से नहीं पूछी। जो मुझे ध्यान है, केवल मैं ये पूछता हूँ कि मैंने कभी अपने दादाजी को तो नहीं देखा, लेकिन मैं अपनी दादी से पूछता हूँ कि क्या कैसा था। दादी को तो इन चीज़ों से, धंधा बिजनेस से कभी नहीं रहा, लेकिन उन्होंने बताया कि बेटा आलीपुरा में भी की रहने वाली हमारी दादी है, तो हमने वहाँ पढ़ाया, अपने बच्चों को वहाँ रखा, यहाँ रखा। कैसे पढ़े? वो कभी छतरपुर और से साइकिल से आते थे पढ़ने के लिए कॉलेज। तो ये संघर्ष है। आज इस परिवार में जो आपने कहा विरासत, हमें कुछ नहीं मिला है, केवल हमारे परिवार, चाचा पापा की मेहनत है कि जो आज हमें यहाँ तक लाई है। और मैं तो धन्य हूँ अपने आप में, मुझे ऐसी विधायकी की शौक नहीं है, लेकिन जनता की सेवा करने का मौका मुझे मिला। अगर जनता कह दे या फिर परिवार कह दे कि सबको छोड़ के रहना है, तो 2 मिनट में छोड़ दूंगा, क्योंकि लोभी और मलाई खाने वाले तो बहुत देखे, लेकिन मैं पहली बार अपने परिवार को सुनता हूँ, देखता हूँ कि मेहनत से पाओ, बिजनेस करो, धंधा करो, मेहनत से करो। आप देखते हैं कई लोगों की मदद होती है, शिक्षा संस्थाएं जरूर चलाते हैं, लेकिन अब जाए क्षेत्र में या कहीं भी हम पे जितनी मदद बनती है, अब जब 400 परिवार जहाँ रोजगार दे रहे हैं या पल रहे हैं या उनको काम मिल रहा है, तो उनके लिए तो हमें कुछ ना कुछ करना। हम तो फ्री पढ़ाने के मूड में रहते हैं, हम आपको बता दें, लेकिन हमारे पास कोई संपत्ति तो है नहीं कि हमने तोड़ी या कहीं से खोदी और लाए। हमें 400 परिवारों का भी देखना है, तो फीस हम लेते हैं, लेकिन हम पे छूट भी हम बहुत करते हैं जितनी हम पे बनती है। लेकिन वो 400 परिवार पल को आज रोजगार मिल रहा है, इतनी बात है कि हम उसमें खुशी है कि 400 परिवार हमारे घर से जुड़े हुए हैं।
चलिए, आपके राजनीतिक गुरु एक संन्यास ले लिया है, एक जने भाजपा में चले गए। वो हमारे गुरु नहीं थे। अब कौन है आपका राजनीतिक गुरु? सत्यव्रत चतुर्वेदी जी राजनीतिक। लेकिन आपने बताया कि उनकी बहुत भूमिका है आपके राजनीतिक पृष्ठ में। वो गुरु नहीं थे, वो परिवार के सदस्य थे। जी। तो उनका आशीर्वाद था, आज भी है, ऐसा नहीं है। और सिंधिया जी का है आशीर्वाद अभी? सिंधिया जी से व्यक्ति के संबंध किसी के, मैं बता आपसे कहा ना कि जब एक दूसरे के संबंध हो जाते हैं तो बनाने में सालों लगते हैं, लेकिन मिनट 1 सेकंड में जाते हैं। तो संबंध थे। मेरा विचार भाजपा से नहीं मिलता है, तो मैं अपने विचारों के कारण नहीं गया, मैं अपने परिवार के विचारों के कारण नहीं गया। अब राजनीतिक गुरु कौन है? कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह? मेरे राजनीतिक गुरु मेरी क्षेत्र की जनता है। उनका जो निर्णय होगा, वो जो मुझे सिखाती है, मैं वो करता हूँ। रही कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह, अजय सिंह, अरुण यादव, पचौरी जी की बात, तो मेरे लिए सभी नेता सम्मान्य हैं और मैं सभी को अपना गुरु, अपना नेता मानता हूँ, क्योंकि सभी का आशीर्वाद, सभी का प्यार मुझे मिलता है। मैं जिसके यहाँ भी जानता हूँ, सब बराबर सम्मान प्यार देते हैं और मैं भी सबको अपना नेता मानता हूँ। सबसे बड़ा नेता मैं अपने क्षेत्र की जनता को मानता हूँ, अपने गुरुओं को मानता हूँ, क्योंकि संत कृपा जिस पे होती है उसका उद्धार जीवन में होता है, भर होता है। तो संतों की कृपा हमारे परिवार पे रही है और जिसका परिणाम आज यहाँ मैं आपके साथ इस पे बैठा हूँ चर्चा पे, तो ये संतों की कृपा है और क्षेत्र की जनता की कृपा है। सिंधिया जी का भाजपा में जाना कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह को माना जाता है, उनकी वजह से गए, क्या मानते हैं? जी मैं नहीं जानता, बड़ी लोगों की राजनीति है। मैं केवल, आपने देखा होगा कि मैं कभी दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करता। अगर कोई काम कराने को आ जाता तो काम के लिए मना नहीं करता, क्योंकि ये जनता ने तो उसी के लिए चुना। मेरा केवल रहता है कि मैं अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करूं, ना मैं कभी दलगत राजनीति में पड़ा। केवल लोग कहते हैं कि आपके सामने फलाना व्यक्ति चुनाव लड़ा, उससे बुराइयां हैं, तो ये राजनीतिक बुराइयां होती हैं, जो कुछ पल की होती हैं, कभी हाथ मिलाना पड़ता है। आज हम किसी मंच से बोलते हैं, सामने वाला वो कल हमारे साथ हाथ मिला ले, तो मैं ये चीज़ें नहीं मानता हूँ, ना मुझे सिखाया गया है मेरे परिवार में। जो आपके पास आ जाए, अगर सही काम है तो उसको कराना है, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे समाजवादी का हो, क्योंकि किसी के अगर अच्छा काम अगर उसको करते हैं तो आप भी चैन की नींद रात भर सोएंगे। मैं देखता हूँ कि मैं अगर एक गरीब का काम कर देता हूँ या एक बिटिया के ब्याह में कुछ सहयोग कर देता हूँ, तो बड़ी खुशी होती है दिल से कि एक अच्छा काम करके आया हूँ। अगर कोई धोखे से पाप हो भी गया होगा कभी, तो वो एक अच्छे काम में धुल जाता है। चलिए, सज्जन सिंह वर्मा का एक बयान आया था कि जम्बो कार्यकारिणी है प्रदेश में, वो खत्म होकर एक नई कार्यकारिणी का पुनर्गठन हो रहा है। क्या लगता है आपको मौका मिलेगा? जो कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, उनका जो निर्णय होगा उसको मैं स्वीकार करता हूँ। वो जहाँ काम कराना चाहते हैं तो करता हूँ, जहाँ बेचते हैं मैं गया। मैं मुंगावली विधानसभा में भी, सोमावली में भी गया जी, मैं दमोह में भी रहा, मैं बड़ा मलेरा में भी रहा। उनने जहाँ मुझे सौंपा, जिस लायक समझा, और जिस लायक पार्टी समझती है, जो काम देंगे वो शीर्ष नेतृत्व के ऊपर निर्णय है। वो जहाँ लगाएंगे या जो भी सौंपेंगे वो बात की काम है। मैं केवल उनसे ये भी कहता हूँ, मुझे क्षेत्र की जनता की सेवा करना है, मैं अपने केवल क्षेत्र के विकास के लिए लड़ना चाहता हूँ। वो मुझे सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी दूसरे क्षेत्र के लिए दूसरे नेता हमें तैयार करें। चलिए, युवाओं के लिए क्या संदेश है? युवाओं के लिए केवल मैं एक ही संदेश दूंगा कि जो मैंने सीखा है, संतों का हरदम आशीर्वाद लें, उनकी बात को ध्यान से सुने, वो जो आदेश करें उसको माने। दूसरा, आज मैं जिस कारण यहाँ पहुँचा हूँ वो मेरा परिवार और मेरे माँ बाप हैं, तो उनको कभी दुखी मत करें, उनका साथ दें, उनकी हर बात को माने, तो आपका जीवन सदैव धन्य रहेगा और सदैव खुश रहेगा। मुझे ध्यान है, मेरे यहाँ सब कुछ होने के बाद भी एक सैलरी रूप में परिवार में दी जाती थी, आज भी देते हैं सब, लेकिन इतनी दी जाती थी कि तुम स्वयं पे खर्च कर सको, तुम दूसरे को नहीं खर्च करो। क्योंकि आप जहाँ बैठे हो, कई दोस्त यार ऐसे, कई समाज में लोग ऐसे मिलते हैं कि आपको गलत रास्ता भी रखा देंगे। लेकिन मैं बड़ी खुशी होती है कि
कि हमारा बड़ा परिवार है, हम भी कई भाई बहन हो गए, लेकिन कमियां किसी में एक भी नहीं है, क्योंकि मेरे परिवार ने संस्कार, मेरे संतों के आशीर्वाद से संस्कार वो मिले कि आज पूरा परिवार एक अच्छी रास्ता पर चल रहा है, वो अच्छी राह पर चल रहा है। तो मैं वही युवाओं से कहूँगा कि इसी रास्ते पर चले, अच्छे रास्ते पर चले कि आपके परिवार, आपके समाज और आपके गांव क्षेत्र जिस जहाँ भी रहते हैं उसका नाम हो। चलिए, तो ये थे हमारे साथ महाराजपुर विधायक नीरज दीक्षित जी, जिन्होंने बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया और हमने भी उन हर सवालों को खरीदने का प्रयास किया जिनको आप जानना चाहते हैं। तो बने रहिए महाखबरें न्यूज के साथ। सियासत के सफर में फिर अगले मेहमान से मुलाकात होगी। नमस्कार।